अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 6 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास पर जी पानी फिर चुका है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कैदी नंबर 804 की जानब से इतना सख्त रद्द अमल आएगा। अब कैदी नंबर 804 ने क्या पानी फेरना था, इजलास वालों ने खुद ही इस इजलास का मजाक बना दिया है। अब आप कहेंगे कैसे, मजाक कैसे बनाया? कल बताया गया कि ये जो इजलास होने जा रहा है ना, ये इन कैमरा है, कोई रिपोर्टर नहीं होंगे, कोई सहाफी, कुछ भी, कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी, कोई तकरीर और सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सियासी सवाल हो या सियासी गुफ्तगू हो। 100% दहशतगर्दी पर फोकस किया जाएगा। आप लोग जो खबरें देख रहे हैं, टीवी चैनल अगर आप देख रहे हैं, एक एक पल की रिपोर्टिंग हो रही है कि आर्मी चीफ ने 50 मिनट का खिताब किया है, डीजीएमओ ने 1 घंटे की ब्रीफिंग दी है, शहबाज ने यह बात की है, गंडापुर की जानब से यह ऐलान किया गया है, बिलावल की जानब से यह कहा गया है, और आगे चल के मैं आपको बताता भी हूं कि ख्वाजा आसिफ की जानब से क्या कहा गया है। सारी गुफ्तगू ही सियासी। तो फिर क्या, यानी इससे तो बेहतर था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, या इससे बेहतर था कि आप ज्वाइंट सेशन बुला लेते, टीवी कैमरे लगे होते, पूरी कौम भी देखती कि हमारे बड़े बैठकर क्या फैसला कर रहे हैं, कितने सीरियस हैं। अब अपोजिशन होती तो फिर कहते कि चलिए वो सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि असल में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क के अंदर ये मसाइल है। हुकूमत वाले बैठ के सियासी गुफ्तगू। सबसे पहले जरा कैदी 804 का जो रद्द अमल आया है, और बड़ा सख्त रद्द अमल। एक तो खान की जानब से कहा गया है कि जो महमूद खान अचकजई ने फैसले किए हैं ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, वो बिल्कुल ठीक फैसले हैं। मैं भी होता मैं यही फैसले करता। खाने का मैं सल्यूट पेश करता हूं अचकजई को, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। और दूसरा खाने का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, अच्छा किया इस इजलास के अंदर शिरकत ने की। मैं भी होता मैं भी यही फैसला करता जो पीटीआई की सियासी कमेटी ने फैसला किया। तो इसका मतलब ये है, ये फैसला जो पीटीआई की सियासी कमेटी ने किया दुरुस्त किया है, लेकिन ये अवाम के प्रेशर की वजह से किया है, आप लोगों के प्रेशर की वजह से। वरना इससे पहले तो लिस्टें आ चुकी थी कि 14 लोग फलाना फलाना फलाना, और लोग एतराज भी कर रहे थे। शायद खटक ने कहा मुझे नहीं बुलाया गया, मैं करक से हूं, मेरा जिला बड़ा मुतासरा है। तो यहां तो दौड़े लगी हुई थी, एक ने कहा मुझे नहीं बुलाया, दूसरे ने कहा मुझे नहीं बुलाया, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। वो तो आप लोग, ये तमाम पीटीआई वाले, तमाम आम लोग, जिन्होंने कहा खबरदार इमरान खान को माइनस नहीं करना, तो उसके बाद खत लिखे गए और उसके बाद ये फैसले हुए। और अचकजई ने तो पहले ही कह दिया था कि इन्होंने जो कुछ करना है हमें जाल में फंसा रहे, हमने इस जाल में नहीं फंसना। ऐसे नहीं कि चंद लोगों को आप बुला के पसंद का अलामिया, और नवाज शरीफ ने तो शिरकत नहीं की। मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा कि नवाज शरीफ ने शिरकत नहीं की, और कहा जा रहा है देखो देखो मुल्क दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क दुश्मन, आए ही नहीं। मौके पर भी इकट्ठे नहीं हुए। आज हमारे दोस्त हैं उमर दराज गोंदल साहब, उन्होंने उज़मा बुखारी जब वो बड़े चीख रही थी, मुझे सवाल किया कि बीबी 3 दफा का वजीर आजम जिसकी खातर निजाम नंगा हो गया, उसने तो शिरकत नहीं की। उज़मा बुखारी ने कहा वो मसरूफियात। अच्छा, इतनी मसरूफियात अपनी दफा कौमी सलामती से बड़ी हो गई है, मसरूफियात रियासत से बड़ी हो गई है। और फिर कहा कि असल में वो जो अलामिया आएगा ना, वो मियां साहब की मर्जी का ही आएगा, मियां साहब की मर्जी से। मियां साहब इतने बड़े बादशाह हैं कि वो जाती उमरा बैठे रहे, और लामिया उनकी मर्जी का आएगा। तमाशा देखो, वो क्या कहते हैं, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। और फिर वो एक और भी बड़ी कॉमन मिसाल है कि साडा कुत्ता कुत्ता, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टोमी। आप ना जाएं तो मियां साहब की मसरूफियत, और मियां साहब के पास अलामिया आ जाएगा, मियां साहब की मर्जी से अलामिया जारी होगा। अच्छा जी, जरा कैदी नंबर 804 की गुफ्तगू मैं आपके सामने रख दूं, जो अलीमा खान और सलमान राजा और बैरिस्टर गौर से के जरिए सामने आई है। इमरान खान ने कहा है कि मेरी इजाजत के बगैर तहरीक इंसाफ में शिरकत नहीं कर, तहरीक इंसाफ इजलास में शिरकत नहीं कर सकती। इमरान खान का अखबार और टीवी बंद किया गया है। इमरान खान को कमेटी इजलास का बताया तो उन्होंने बताया कि उन्हें उसका इल्म नहीं था, क्योंकि ना तो उनके पास कोई टीवी है, ना ही उनके पास कोई अखबार आती है। और उसके बाद बैरिस्टर गौर ने बताया, खान को जब बताया गया, जाफर एक्सप्रेस का सारा वाकया ब्रीफ किया गया, तो खान की जानिब से मुजम्मत की गई है, और खान ने कहा कि मामला बड़े खराब हो चुके हैं। और ये जो इजलास हो रहा है, सारी कोशिश यही है
کہ افغانستان افغانستان افغانستان. تو اس حوالے سے بھی خان کا بھی رد ملایا ہے اور مولانا نے بڑی اہم گفتگو کی. لیکن پہلے خان کی گفتگو. عمران خان نے کہا ہے کہ جب مجیب الرحمان کے ساتھ یحییٰ خان ظلم کرنا چاہتا تھا تو اس کو جیل میں ڈالا, تو اس کی اہلیہ کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. یحییٰ خان کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا تھا نا, لیکن اس نے بھی یہ انتہائی قدم نہیں اٹھایا کہ مجیب الرحمان کی بیوی کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دے. کہا جب ضیاء الحق نے بھٹو کو جیل میں ڈالا تھا تو نصرت بھٹو کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اسی طرح مشرف نے جب نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا تو کلثوم نواز کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. خان نے کہا آج بشرا بی بی کو انہوں نے جیل میں ڈالا. یہ تو ساری روایات بھول گئے. اور پھر خان نے کہا کہ میں اپنے ملک کے اتحاد اور آزادی کے لیے کھڑا ہوں, میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں اور میں آئین کی بالادستی کے لیے کھڑا ہوں. ان چیزوں کے لیے اگر یہ مجھے جیل میں رکھتے ہیں تو میں ان کا ہر قسم کا ظلم برداشت کروں گا اور میں کر سکتا ہوں. میں برداشت کروں گا اور میں کر رہا ہوں اور میں کر سکتا ہوں. خان نے کہا پاکستانیوں گواہ رہنا, اور تمہیں میں تسلی سے بتا رہا ہوں بالکل جھکوں گا نہیں. خان کو آپ جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے. اچھا جی, اور پھر خان کی جانب سے بڑا واضح آیا, دو ٹوک جو موقف ہے وہ سامنے آیا جس میں خان کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے, آپ اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں. اور پھر سلمان اکبر راجہ نے بھی گفتگو کی. انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں کبھی اس فسطائیت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا, میں کھڑا رہوں گا, میں کبھی بھی فارم 47 کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا چاہے مجھے کتنا عرصہ ہی جیل میں رہنا پڑے. اچھا, پھر تیسری اہم شخصیت وکیل فیصل فرید چودھری, انہوں نے بھی ساری صورتحال بیان کی. اگرچہ سارے سیم ہی بیانات ہیں لیکن میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ خان کا بیان بڑے عرصے بعد آیا ہے تو ایکوریٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. خان نے اصل میں تفصیلی گفتگو کیا کی ہے. تو فیصل فرید چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الحمدللہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بائیکاٹ کو صحیح فیصلہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ فیڈریشن کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو باہر رکھ کے یہ کون سا اتفاق حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بے باکی سے عدلی حکومت کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں ساری عمر بھی جیل میں رہنے پڑا تو وہ اس جبروں اور فسطائیت کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ملک کو سیاسی جماعتیں ہی متحد رکھ سکتی ہیں. 71 میں بھی سیاسی جماعتوں کو موقع ملتا تو ملک دو ٹکڑے نہ ہوتا. انہوں نے بلوچستان کے مسائل کے حل پہ اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک لوگوں کے نمائندے حکومت میں نہیں آئیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب نے موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو ملک کے لیے زہر قاتل قرار دے دیا اور کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ صرف فوجی حکمت عملی سے طے نہیں ہوگا بلکہ اس افریت کا سیاسی حل دیر پا ثابت ہوگا. تو خان کی مکمل پکچر آپ کے سامنے آ گئی. اور بیرسٹر گور سے بھی آپ آج پوچھا گیا تھا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اگرچہ میں چیئرمین ہوں جماعت کا لیکن میرے پاس کوئی بڑا اختیار نہیں ہے. جو میں نے فیصلہ کرنا ہو تو وہ ظاہر مل جل کے فیصلہ کیا جاتا ہے. ذاتی حیثیت کے اندر میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. آج جو ہے وہ اعظم سواتی اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے گئے تو ان کی خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی. بہرحال آج خان نے اپوزیشن کے لیے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے لیڈران کے لیے خصوصی پیغامات پہنچا دیے ہیں اور اب چیزیں جو ہے وہ اتحاد کو لے کر آگے بڑھیں گی. اور دوسری طرف جو اب گفتگو ہو رہی ہے, ایک تو مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی, انہوں نے کہا آپ ہم پہ اعتماد کریں, ہم سیاستدانوں پر اعتماد کریں, ذمہ داری نبھانے کو تیار ہوں, 1988 سے ملک میں وفاداری کا حلف اٹھا رہا ہوں. اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اچھا ہوتا کہ پی ٹی آئی اس اجلاس کے اندر شرکت کرتی. مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی اس اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے نا, اس جنگ کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور افغانستان کے خلاف جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا. 9/11 کے بعد امریکی جنگ میں اتحادی بننے کا فیصلہ غلط تھا. یعنی مولانا نے بھی بتایا کہ ہمیں افغانستان والے معاملے سے دور رہنا چاہیے. تو یہ وہ گفتگو ہے جو میں نے کہا نا, ان کیمرہ اجلاس اور ساری گفتگو رپورٹ ہو رہی ہے. اور پھر ذرا خواجہ آصف وہ کہہ رہے تھے نا کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, خالصتاً دہشت گردی پر فوکس ہوگا. ذرا سنیں گے. قومی سلامتی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید. بولے کہ آج کے دن بھی اپوزیشن نے ریاست کے بجائے ایک شخص کو ترجیح دی. عوام کو ان کا اصل چہرہ دیکھنا چاہیے. ہم نے سابق دور حکومت میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا. پی ٹی آئی کے دور میں پھر افغانستان سے دہشت گردی کو لا کر یہاں بسایا گیا. ان دہشت گردوں کے سبب آج ایک بار پھر پورے ملک میں بے چینی کی کیفیت. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح پڑھ رہے ہیں.
सारी गुफ्तगू सियासी, इल्जाम तराशी, और फिर कहते हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर की जानिब से बड़ी अहम गुफ्तगू होगी, हर चीज रिपोर्ट हो रही है ना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कौमी सलामती कमेटी इजलास से खिताब। अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया है। हमारे सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। पुलिस की तनख्वाहों में इजाफा भी किया जा रहा है। जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। हम बारहा वफाक से ये मामला उठा रहे हैं। ये हमें ना असला देते हैं, ना वसाइल देते हैं, ना हमारा हक देते हैं, तो जब महरूमी होगी फिर दहशतगर्दी तो होगी। और फिर जरा अंदाजा करें, तमाम टोउठी आज मैदान में है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीटीआई ने शिरकत नहीं की, पीटीआई ने शिरकत नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले भी मैदान में आए, हालांकि इनका क्या लेना देना। रऊफ अता साहब वो जो सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के, जिनको जितवाया गया है, कहते हैं कौमी सलामती कमेटी में शिरकत ना करने पर अपोजिशन को फौरी तौर पर अपने इकदाम पर नजरसानी करनी चाहिए और इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि इस मुल्क के दुश्मन किसी भी मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। नौबत ये आ गई है यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार से बयान दिलवाना पड़ गया। और फोकस करें सुप्रीम कोर्ट बार वाले अपनी अदालतों पर। मैं एक तमाशा आपके सामने रखूं, आज थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत और जज है अब्बर गुल साहिबा, ये नई सेशन जज, वो पहले ये रजिस्ट्रार थी लाहौर हाई कोर्ट की और बाद में इनको जज बनाया गया। इनके सामने आज एक केस था मुगवी उस्मान महमूद और फरहान चिश्ती का, उनको बाजियाब करवाने का, और कहा गया और सेक्रेटरी डिफेंस को नोटिस करना था। तो जज साहिबा ने कहा कि सेक्रेटरी डिफेंस एक फौजी है, इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता, क्योंकि अगर कोई फौजी है तो फिर तो वो नहीं दायरा इख्तियार में आता ना, फिर तो हमारी जुर्रत नहीं है ना, फिर तो हमारी टांगे कांपती हैं। तो रऊफ अता साहब जरा जज साहिबा के हवाले से बयान जारी करें, वो जो आज ताहिर अब्बास सपरा जिसने सारे फैसले एस्टैब्लिशमेंट के हक में दिए हुए, इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी का जज, आज उस जज ने भी कह दिया कि पूरा निजाम किसी और ताकत के कंट्रोल में है। तो फिर उस तरफ फोकस करें ना। तो यहां पे बताया जाता है जी ये है वो है। बिलावल साहब ने भी खिताब किया, जरा मैं बिलावल का भी, हर चीज रिपोर्ट हो रही है, देखिए ना, इन कैमरा इजलास है, खुद ही आप पानी फेर रहे हैं। अब जरा सुनिए, इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका है और जो आग पाकिस्तान में लगी है वो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक तक भी पहुंच सकती है। उन्होंने जोर दिया कि दहशतगर्दों की माली मावरत करने वालों का सुराग लगाना और उन्हें बेनकाब करना जरूरी है। बिलावल भुट्टो का कहना था अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मसले को सफारती सतह पर भरपूर अंदाज में उठाना होगा और दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाए, क्योंकि दुनिया इस खित्ते के हालात से खुद को अलग नहीं रख सकती। यानी दुनिया को बताया जाए जी आप हमारी मदद करें, इस जंग के अंदर आप शरीक हूं, तो तब जाके यानी उनका काम बन सकता है। वो बेसिकली पिछले कई दिनों से कोशिश यही हो रही है कि अमेरिका को बताया जाए कि आप आए, वो असला वापस लेना है, हम आपके साथ खड़े खड़े होते हैं। पहले कहा जाता था, यानी पहले तालिबान के फयूजो बरकत बताना पॉलिसी थी, सवाब का काम था कि ये आ गए हमारे भाई मोमिन मुसलमान जिहादी, सुबहान अल्लाह, फतह, इस्लाम की फतह। अब वो टेरर प्रमोट कर रहे हैं, जबकि खान की जानब से वाज़ेह कह दिया गया, मौलाना की जानब से भी, कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, बातचीत करे, जंग उनके साथ ना करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।